हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। साथियों, हम लोग आज से इस चैनल के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग इस चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है इस चैनल पर डे जो है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़िए कर है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। तो दिल्ली सल्तनत जो है इसका सबसे बड़ा जो है विस्तार जो है किसके शासन काल में हुआ था। तो आप सभी लोग बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे बड़ा विस्तार हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग को याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कार्यकाल आप लोगों से पूछ लेगा, तो इनका शासन का कार्यकाल याद रखिएगा 1226 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है इनका कार्यकाल था। तो आप लोग को याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल। दिल्ली सल्तनत जो है पांच वंशों से शासन कर रहा था, और उसमें गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। 1226 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है ये दिल्ली सल्तनत चला था। कार्यकाल आप लोग को याद रखना है दिल्ली सल्तनत का जो है 1226 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है कि लेखक कौन है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो जो है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक जो है तुगलक जो लिखा गया है, ये नाटक है, कन्नड़ नाटक है। तो आप लोग को बतलाना है इसका लेखक कौन है। तो आप सभी लोग बताइएगा। गिरीश कर्नाड जो है इसका लेखक हो जाएंगे। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये कब जो है लिखा गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा। ये गिरीश कर्नाड द्वारा जो है लिखा गया था 1964 ईस्वी में। ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला वो कौन सा जो है सम्राट थे। तो आप सभी लोग बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1351 ईस्वी में जो है क्या किया था। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो जो है 1351 ईस्वी में आप लोग को याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है दिल्ली राजधानी को हस्तांतरित करके जो है दौलताबाद कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर डैश फुतुहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। एफएसटी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है, आगरा शहर को किसने बसाया। तो आगरा शहर जो है इसको किसके द्वारा बसाया गया था। तो आगरा शहर को आप लोगों से पूछेगा किसके द्वारा बसाया गया था। तो आप सभी लोग बताइएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर को बसाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा शहर को बसाया गया था। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है, डैश लोधी वंश का संस्थापक था। तो आप लोगों से पूछा है लोधी वंश के संस्थापक के नाम क्या था। तो लोधी वंश के संस्थापक के नाम आप लोगों से पूछेगा तो बहलोल लोधी आप लोग को याद होना चाहिए। लोधी वंश जैसे ही आएगा आप लोग को याद होना चाहिए बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश का जो है स्थापना किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, बहलोल लोधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कर है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये क्या है। तो ये जो है ये मस्जिद है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये मस्जिद है। तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग को बताना है। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2.5 दिन में जो है तैयार किया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। कुतुब मीनार भी जो है कुतुब ऐबक द्वारा ही बनवाया गया था। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद करते चलिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कर है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के
जो है आदेश के तहत किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो है कार्य पूरा कौन कराया? तो आप लोग बताइएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसका जो है यानी कुतुब मीनार का जो है निर्माण पूरा कराया था। तो ये कौन हो जाएगा? तो इल्तुतमिश आप लोग को बतलाना है। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय डैश वंश से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा कृष्णराय जो है किस वंश से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा तुलु वंश से। तुलु वंश से जो है कृष्णदेवराय संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कृष्णदेवराय जो है तुलु वंश से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है का गठन कौन करता है? तो आप सभी लोग बताइएगा निर्वाचन मंडल का जो है गठन किसके द्वारा कराया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा संसद और राज्य जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति को जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। तो आप सभी लोग बताइएगा ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति के अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो हो सकता है सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग यह बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा तो है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना जो है कब से की जाती है? तो आप सभी लोग बताइएगा जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं उस दिन से जो है 5 साल गिना जाता है। आप लोग जानते हैं कि जिससे प्राइम मिनिस्टर का जो है चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जिससे होता है अभी 2024 में हुआ है, तो अगली बार 2029 में होगा। 2029 के बाद जो है 2029 के बाद होगा 34 में, यानी 5 साल पर जो है ये लोकसभा का चुनाव होता है। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव वैसे नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है कि मान लीजिए अभी कोई राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, बाई चांस मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या कुछ दुर्घटना घट जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है जिसके तहत जो है राष्ट्रपति का सीट खाली हो जाता है, तो उस समय जो है हम लोग जो है ये नहीं टिकेंगे कि 2029 आएगा तब चुनाव होगा, नहीं। 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव कराना पड़ता है राष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति का जो है सीट खाली नहीं रहना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो कराया जाता है। तो उसी जब से राष्ट्रपति जो है शपथ लेंगे, यानी 6 महीने के अंदर तो चुनाव होगा ही होगा, जो राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो शपथ जब से लेंगे उसके बाद जो है 5 साल जोड़ा जाता है। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जब से वो पद संभालेंगे उसके जो है 5 साल तक जोड़ा जाएगा। जैसे ही 5 साल पूछेगा, ये मायने नहीं है कि 2029 में पूछ रहा है 2025 में पूछ रहा है, जैसे ही पूछेगा उसके बाद जो है इलेक्शन कराया जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। कर है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग को बतलाना है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम फैसला लेता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के संविधान के अनुसार जो है राज्यसभा का पदेन सभापति आप लोगों से पूछेगा। तो आप सभी लोग बताइएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? तो ये राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये राष्ट्रपति पद के लिए होता है, लेकिन जो है उनका कार्य क्या होता है कि उनका कार्य जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में भी करना होता है। यानी इनका चुनाव तो होता है उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी बनते हैं। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद पूछ ले तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल 63 जो है कहता है कि भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होंगे, यानी ये आप लोग को बात भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो आप सभी लोग बताइएगा कौन कराता है। तो भारत के जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन कराता है? तो आप सभी लोग बताइएगा जो है करता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यानी जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो है उपराष्ट्रपति पूछ ले आप लोगों से, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो आप लोग बताइएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है ये जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है ये भाग लेते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग पढ़िएगा और मैं आप लोग को बतलाता हूँ इसका। अगर आप लोग को कंप्लीट जो है आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग को ज्वाइन हो जाना है और इस PDF को जो है आप लोग को डाउनलोड करके अपने से भी एक बार देख लेना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूँ आप लोग नोटिस किए होंगे तो अच्छी बात है, बट मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग नीचे देखिएगा, हर क्वेश्चन के नीचे देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पर मेंशन किया रहेगा कि क्वेश्चन जो है किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन आप लोग को दिखाई देगा सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के रेलवे के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, यहाँ क्वेश्चन रहेगा आप लोग के सामने। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं है कि मैं जो अपने से सेट किया हूँ, ऐसा कोई नहीं है, सब सारे क्वेश्चन जो देखिएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ये आप लोग को ध्यान रखकर चलना है। चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के डैश अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, जो है 35 वर्ष की आयु पूरा न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो। तो आप सभी लोग बताइएगा ये जो बात लिखा गया है, यानी ये किस आर्टिकल में ये इतना बात किया गया है, तो आप सभी लोग बताइएगा। आर्टिकल जो 66 में कहा गया है, तो आर्टिकल 66 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना होगा तो ये सारे नियम को आप लोग को पालन करना होगा। अगर ये नियम यानी ये प्रक्रिया आप लोग को पूरा कर चुके हैं तो आप लोग जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है, तो कम से कम आप लोग को 35 वर्ष का उम्र जो है होना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोग जो है राज्य परिषद के सदस्य बनने योग्य जो है होना चाहिए, यानी अगर आप लोग राज्य परिषद के चुनाव लड़ सकते हैं तो आप लोग जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है भारत की संसद में, तो भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं। तो भारत की संसद में आप सभी लोग जानते हैं 3 लोग शामिल होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, तो ये राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद में होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो संसद का गठन आप लोगों से पूछ लेगा, तो संसद का गठन आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 79 के तहत जो है संसद का गठन होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो कौन जो है आर्टिकल जो है निर्धारित करता है, तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल जो है आर्टिकल 84 निर्धारित करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद जो है कहता है आर्टिकल जो है 84 क्या कहता है, जो है 25 वर्ष का उम्र को पूरा करना होगा और जो है राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोग को 30 वर्ष का आयु जो है कम से कम होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। सियाचिन हिमवंत क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो जो है सियाचिन हिमवंत जो क्षेत्र है, यानी सियाचिन जो हिमवंत क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताइएगा काराकोरम पर्वतमाला के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश से हिमवंत जो है, डैश से हिमवंत जिसे ग्लेशियर कहते हैं, डैश से ग्लेशियर बनती है। तो किससे जो है ग्लेशियर बनती है, तो आप सभी लोग जानते हैं बर्फ़ के जमाव से ग्लेशियर बनता है। आप सभी लोग जानते हैं जो है पहाड़ जो है कुछ इस प्रकार से रहता है, इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे कुछ हवाई आती है और ये हवा जो आके इस पहाड़ पर जो है बर्फ़ का आकार लेती है, यानी बहुत ठंडा हवा हो जाएगा तो बर्फ़ जम जाएगा पहाड़ पर, और ये बर्फ़ जम जाएगा और जब इस पर ज़्यादा लोड होगा तो ये जो है टूट कर नीचे गिरने लगता है, तो ये जो है ये ग्लेशियर बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर बर्फ़ जम जाएगा पहाड़ की चोटी पर तो वो ग्लेशियर बन जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी बर्फ़ के जमाव के कारण ही ग्लेशियर बनता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ग्लेशियर कैसा बनता है, तो ग्लेशियर जो है बर्फ़ के जमाव के कारण ही बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। कर है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी नदी है जो यहाँ पर तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो आप लोग को जो है उसका नाम जो है जमुना हो जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये जो है बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इससे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसका उद्गम स्थल पूछ लेगा तो आप लोग याद रखिएगा, तिब्बत के पठार से जो है मानसरोवर झील से निकलती है, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो तिब्बत में जो है इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो रहता है ये संगप्पा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद करना है। अरुणाचल में ये भारत अरुणाचल प्रदेश से जो है ये भारत में एंट्री लेती है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। कौन से धारा के तहत तो आप लोग बतलाइएगा, नमचा बर्मा पर्वत के तहत जो है ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी पूरब ओर बहती है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है वो कौन सी नदी जो है पूरब की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है ये पूरब दिशा में बहती है, जबकि सभी नदी जो है उल्टा बहती है। मांडवी नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये जो है पूरब से जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये सभी नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दामोदर नदी, जो कि ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला जो है नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा? तो ये गंगा नदी बेसिन हो जाएगा। तो गंगा नदी बेसिन आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी लोग जानते हैं गंगा नदी ही है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम स्थान पूछ ले तो आप लोग बतलाइएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आगे आगे आकर कोई भागीरथी नदी मिल जाती है, फिर अलकनंदा मिल जाती है। ये सारी नदी मिलकर जो है आगे जो है गंगा बन जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को पढ़ना है विस्तार से। मैं आप लोग को ये जो है आप लोग को नदी वाले एक सेशन लेकर आएंगे तो उसमें आप लोग को बतलाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी जो है बारहमासी नदी है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो आप सभी लोग बताइए निम्न में से कौन सी एक जो है गैर बारहमासी नदी है? तो ये जो है कृष्णा है। तो कृष्णा नदी जो है ये जो है गैर बारहमासी नदी है, यानी ये 12 मास बहने वाली नदी नहीं है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी का पानी जो है ये 12 महीना बहता है, यानी सालों भर इसका पानी बहता है। जबकि कृष्णा नदी का पानी जो है बारहमासी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन जो बैंक है, बंधन बैंक की स्थापना आप लोगों से पूछा गया है। तो बंधन बैंक की स्थापना आप लोग बतलाइएगा 2015 में हुआ था। तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2015 में आप लोग को याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आप लोग बतलाइएगा कोलकाता में है। तो कोलकाता जो है इसका हेड क्वार्टर है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर रहा है इनमें से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर न्यायालय वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था? तो ये हो जाएगा 2011 में जारी किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों से फिर से बतलाता हूँ, जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सारे क्वेश्चन के नीचे देखिएगा तो आप लोग को मेंशन किया रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है किस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी के जो है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो है 20 तारीख नवंबर महीना में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग पढ़ते हैं, कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रूप में डैश हो रहा है। तो जो है बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रूप में जो है क्या हो रहा है? तो शांतिवादी हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो शांतिवादी जो है नीति के रूप में शांतिवादी होता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, तो कर रहा है भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में आप लोग को डेट पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी में जो है ये भारत सरकार द्वारा बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया था? तो ये दोनों बैंकों को जो है विलय किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग को बतलाना है। ये तो 2020 में किया गया है, यानी दोनों को मर्ज 2020 में कर दिया गया। तो आप लोग बतलाइएगा इस दोनों को मर्ज करके क्या बनाया गया था? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PNB बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आइएगा तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में शाख नियंत्रण का कार्य करती है। तो शाख नियंत्रण का कार्य करने वाला इकाई आप लोग को बतलाना है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना आप सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1934 ईस्वी में होता है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में होता है। एक आता है 1934 ईस्वी में, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। लेकिन इसका स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी आप लोग को याद रखना है। हेडक्वार्टर याद रखिएगा 1935 से 1937 ईस्वी तक जो है कोलकाता था, लेकिन 1937 के बाद अब तक जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा में जो है पुथांडु, विशु और जो है विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहारों किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो ये जो है नए साल की शुरुआत में जो है नए साल की शुरुआत में जो है ये सारे जो है पर्व मनाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी नए साल के जो है शुरुआत के खुशी में जो है ये सारे पर्व मनाया जाता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के बीच समानता है मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। तो आप सभी लोग बताइएगा ये सभी पर्व के नाम जो है फसल के कटाई से है। तो ये सभी पर्व जो है फसल के कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा जो है मकर संक्रांति, पोंगल और जो है लोहड़ी और बैसाखी, ये सारे पर्व है ये जो है फसल कटाई के जो है खुशी में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को मनाया जाएगा। तो आप लोग को बतलाना है कि किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग बतलाइएगा ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 अप्रैल। यहाँ पर आप लोग अलग अलग जो है अलग अलग डे जो है लिखा गया है कौन दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर मानवाधिकार दिवस तक सकते हैं 10 दिसंबर को। इसी प्रकार आप सभी लोग जो है ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िएगा। कर किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो किस तिथि को जो है विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा 14 जून को जो है विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो है 14 जून। 14 जून को क्या मनाया जाता है, तो रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर है रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित है। तो ये जो है गुंज से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुंज का स्थापना आप लोगों से पूछेगा तो 1999 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है किस खेल में दिया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है किस खेल में दिया जाता है। तो ये खेल के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग बताइएगा ये खेल वाले क्षेत्र में दिया जाता है। कौन, तो अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो ये खेल वाले जो खेल से संबंधित खिलाड़ी रहते हैं उनको जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगर है कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1968 में लागू की गई थी। तो आप सभी लोग बताइएगा अप्रसार संधि। तो अप्रसार संधि के तहत यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अप्रसार संधि। ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िएगा। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आवाहन करता है। तो आप सभी लोग बताइएगा सितंबर माह में जो है ये आवाहन करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से पूछेगा महासभा यानी यूएन का महासभा जो है यूएन का एक पार्ट है महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप लोग बताइएगा न्यूयॉर्क में है। और इसमें टोटल देश कितने सम्मिलित है, तो आप लोग बताइएगा 193 देश इसका सदस्य देश है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आप सभी लोग जानते हैं यूएन का जो है 6 अंग है। तो 6 अंग में से एक अंग जो है ये महासभा है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो ओडीआई कहा जाता है, क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो 13 शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज जो है वो रोहित शर्मा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी तीसरा जो है तीन जो है इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले, यानी 3 बार जो है ये 200 के आंकड़े पार किए हैं। जो कौन खिलाड़ी हैं? तो ये रोहित शर्मा है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम रखा गया है। तो चाइना मैन शैली का नाम किसका रखा गया है? तो आप सभी लोग बताइएगा। चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा जो है किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा मधुमेह का। तो मधुमेह का जो है इंसुलिन द्वारा जो है इसका उपचार किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक जो है वायु संचरित बीमारी है? तो वायु संचरित बीमारी आप लोग बताइएगा। ग्रोवर जो है ये जो है वायु संचरित बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िएगा। इफेपी जो है एपीटी का जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है डैश के कारण होता है। तो ये जो है ये रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये जो है विषाणु के कारण होता है। ये जो है रोग किसके कारण होता है? तो आप लोग बताइएगा वायरस के कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करता है? तो आप सभी लोग बताइएगा सिकल सेल एनीमिया। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो आप सभी लोग बताइएगा अधोमुखी युग्म विखंडन। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है घेंघा रोग जो होता है डैश की कमी के कारण होता है। तो घेंघा रोग जो होता है किसके कमी के कारण होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा आयोडीन के कारण जो है आयोडीन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताइएगा घेंघा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। और यहाँ पर सोडियम की कमी से जो है हाइपोटेंशन होता है। तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा कीड़ा जो है एलिफेंटियासिस का कारण बनता है? तो आप सभी लोग बताइएगा जो है फिलेरियल कीड़े। तो फिलेरियल कीड़े यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आइएगा, तो कर रहा है HIV का पूर्ण रूप है। तो आप लोग को बतलाना है HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो HIV का फुल फॉर्म आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को बतलाना है। जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर रहा है हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया जो है यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदारी जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग ए लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोग के आरपीएफ के एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट देखेंगे इस चैनल पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आरपीएफ में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों जो है कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए इस सेशन रहने वाला है। तो आप लोग जो है आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग जरूर देखिएगा, पर डे देखिएगा। आप लोग को जो है सुबह में मैं इसका टाइम निर्धारित कर दूंगा अगले सेशन में। आज के लिए आप लोग जो है इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आज के लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने जो दिखाई दे रहा है ये एचडब्ल्यू के तौर पर क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं अगले सेशन में बतलाऊंगा। तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बतलाइएगा और अपना राय दीजिएगा कि जो है इस प्रैक्टिस सेट में कुछ संशोधन करना है, क्या करना है, मतलब आप लोग बताइएगा किस जो है चैप्टर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन को जो है प्रायोरिटी दिया जाए। तो आप लोग अपना राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसके बाद जो है हम लोग उस पर जो है सोचेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।